हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 18 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। सैटरडे को विजन ने अपलोड नहीं की थी, इसलिए वीडियो नहीं आई। बाकी क्या है, इन्होंने आज ही अपडेट करी 18 दिसंबर की भी और 19 एंड 20 दिसंबर की भी। फाइन, तो हम दोनों कवर करेंगे आज ही। तो फिलहाल हम 18 दिसंबर की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली दैट इज द फर्स्ट न्यूज है हमारी, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। फाइन, तो इससे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं तो उनको मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, तो उनको सही लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो नए जुड़े हैं तो उनको शायद थोड़ा सा खराब लग सकता है, या फिर उन्हें ऐसा लग सकता है कि मैम बहुत ज़्यादा तेज बोलती है, जो कि ट्रू भी है कि हाँ, मैं तेज पढ़ाती हूँ क्योंकि नेचुरल फ्लो ऐसा है। मैंने काफ़ी बार स्लो करने की कोशिश करी, मैं अगर करती हूँ तो वो मैं चीज़ों में उतना फ्लो नहीं बना पाती, कनेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे थोड़ा कोऑपरेट करो। अपना स्पीड आप यूट्यूब में कम स्पीड पे सुन सकते हो, 0.75 पे अगर होता है। फाइन, उसके अलावा क्या है, अगर जो बच्चे बिल्कुल नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नए पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स स्पेशली विजन के, क्योंकि मैंने खुद शुरू से विजन के किए हैं, तो विजन के करंट अफेयर्स को मतलब कि समझने में काफ़ी टाइम लगता है। अभी आप स्टार्ट करोगे, डेली वीडियो देखोगे तो आपको आधा अधूरा ही समझ में आएगा, लेकिन आफ्टर 3 to 4 मंथ्स जब आपके थोड़ा बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, उधर आप अपना स्टैटिक पार्ट भी कर रहे होंगे, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, स्पेशली इकोनॉमी वगैरह का, तो आपको चीज़ें कनेक्शन आना बनाना लगेगा और आपको फिर चीज़ें ईजिली आ जाएंगी। अगर आप विजन की PDF खुद अपने आप पढ़ो तो इट विल बी क्वाइट टफ फॉर बिगनर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट बिगनर्स ओनली, ठीक है। इवन मैंने भी जब स्टार्ट की थी, मैं खुद एक यूट्यूब का चैनल थी, उससे मंथली करंट अफेयर्स पढ़ती थी, तब डेली करंट अफेयर्स नहीं आते थे। लेकिन अब देखो, विद टाइम मैं डेली करंट अफेयर्स या मंथली करंट अफेयर्स खुद आराम से पढ़ लेती हूँ, बिकॉज चीज़ें ये है कि चीज़ों को टाइम लगता है, ये नहीं है कि आप एक दिन में कर लोगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज। तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसमें हम क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो 1972 का है उसको अमेंड करेंगे, सो दैट जो ओरिजिनल 1972 एक्ट था वो एंश्योर करे। मतलब कि पहले क्या था, 1972 के एक्ट में ये सब नहीं था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये क्या करे, जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इनके साथ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरी करे, ठीक है। इसलिए हम इनको अमेंडमेंट कर रहे हैं। फाइन, अब इस बिल की हाईलाइट्स क्या है, देखो सबसे पहले अभी यहाँ साइट्स की बात हुई है तो हम साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दैट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। आई होप नाम से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। मतलब साइट्स का एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट में, जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, उनके इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करना है और वो स्पीसीज के सर्वाइवल पे थ्रेटन ना हो, ठीक है। मतलब लोग ट्रेड करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उनसे कुछ हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो इस तरह से आप करो कि उनके सर्वाइवल पे थ्रेट ना हो। ये ट्रीटी को लाया गया था 1975 में और अभी इनकी मेंबर 183 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया को ब्लैकलिस्ट किया गया था साइट्स के द्वारा एक बार पहले। अगर इफ अगर दूसरी बार भी वो ब्लैकलिस्ट हो जाती है, तब इंडिया क्या करेगी, इंपॉर्टेंट प्लांट स्पेसिमेंस में ट्रेड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ब्लैकलिस्ट होना बहुत बुरी बात है। अब इस बिल के क्या हाइलाइट्स हैं, देखो इसमें सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ को सेटअप किया जाएगा, जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इस एक्ट के अंदर जो भी शेड्यूल्स हैं उनको रेशनलाइज करेंगे, इजी बनाएंगे बाय ब्रिंगिंग इट डाउन फ्रॉम 6 to 4 मेजर शेड्यूल्स, ठीक है। अभी तक मतलब कि जितने भी ज़्यादा शेड्यूल्स हैं इरेलेवेंट बने, तो उनको कम करके हम 6 या 4 में उनको मतलब कि समराइज कर देंगे। शेड्यूल एक तरह का क्या होता है, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर कुछ कैटेगराइजेशन होता है, डिपेंड करता है कि हाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड कोई भी कैटेगरी है। जैसे वाइल्ड लाइफ में शेड्यूल 1 कैटेगरी में जैसे टाइगर्स हैं, वो हाईली प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान्स एक तरह का वाइल्ड लाइफ एक्ट का पार्ट बन चुका है, सो दैट हम क्या कर सकें, जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उनको स्ट्रिक्ट प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, मतलब कि जो फॉरेन स्पीसीज होती है, जो वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज को खराब कर देते हैं या उनके सर्वाइवल पे थ्रेट होती हैं, तो उन पे कंट्रोल करेंगे और उनको जल्दी से हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, सो दैट वो वहाँ की स्पीसीज को इफेक्ट ना करें। इसके अलावा हम एक न्यू चैप्टर इंसर्ट करेंगे इन द प्रिंसिपल एक्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, चाहे वो फ्लोरा हो, फौना हो, मतलब कि चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल ट्रेड हो, उनके रेगुलेशनरी एक प्रिंसिपल लेके आएंगे। फाइन, नेक्स्ट न्यूज पे पढ़ते हैं हम अपनी। नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द सपोर्ट। अब आप देखते हैं ये बिल में क्या है। देखो आपको समझ में आ गया कौन सी मिनिस्ट्री लेके आ रही है बिल, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इस ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो एंटी डोपिंग का मतलब क्या होता है, लाइक जैसे लोग एथलीट्स होते हैं तो कुछ वो ड्रग्स वगैरह भी कंज्यूम करते हैं अपनी, लाइक जैसे प्रोटीन या सप्लीमेंट्स लेते हैं,
तो वो भी एक लिमिटेड ही आप ले सकते हो। तो एंटी मतलब कि उसको हम सपोर्ट नहीं करते। तो इसी का एक बिल लेकर आए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्या करना है, जो भी डोपिंग रिलेटेड जो कंट्रोल प्रोग्राम चल रहे हैं सपोर्ट्स में, उनके फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना, मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना, सो दैट हम अपने इंडिया में डॉप फ्री स्पोर्ट को इंश्योर कर सकें। ठीक है, मतलब कि जो अगर जीत रहा है वो मतलब कि बंदा उसके लिए डिजर्व करता हो। ये नहीं कि कोई ज्यादा मतलब कि उन्होंने कुछ इस तरह का ड्रग्स ले लिया या उसके, कि ये क्या है, लिटल फॉर अ फ्यू आपको मतलब कि एनर्जी बढ़ा देते थे। आपने देखे होंगे कि किसी से अवार्ड वापस भी ले लिया गया था। ठीक है, तो डॉप फ्री स्पोर्ट को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपने इंडिया में। इसके अलावा हमें एक ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना, दैट इज यूनाइटेड यूनेस्को का है ये इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, और इंडिया ने इसको 2007 में रेटिफाई कर दिया था। हाइलाइट्स क्या थे गाइस, किसी बिल को रेटिफाई करना और सिग्नेटरी में फर्क होता है। ठीक है, सिग्नेटरी मतलब आपने साइन कर रहे हैं, रेटिफाई का मतलब कि फाइनल आप कंफर्म हो। जब तक आप रेटिफाई नहीं करते तब तक आप उसके मेंबर नहीं होते। हाइलाइट्स क्या इस बिल के, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी और अदर इस तरह की डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरीज को ऑपरेट करेंगे, और ऑपरेशन के लिए एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा, मतलब एक प्रॉपर लॉ लेके आया जाएगा। इसके अलावा जो नाडा और एनडीटीएल है, इनको एज अ सोसाइटी एस्टेब्लिश किया गया अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉर्मल सोसाइटी है, तो यू शुड नो दे आर सोसाइटीज अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको डिसॉल्व किया जाएगा एंड रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो नाडा है, दैट इज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको पावर मिली जाएगी कि जो भी डोपिंग रिलेटेड रूल्स को वायलेट करता है उनको इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उन पर पेनल्टीज भी लगा सकता है, एंड इट हैज द पावर्स, वो क्या कर सकते हैं, खुद भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर और फ्लो कर सकते हैं। इसके अलावा पहले नाडा के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो रेड्स कंडक्ट कर सकता था। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए एक नेशनल बोर्ड ऑफ एंटी डोपिंग को एस्टेब्लिश किया जाएगा सपोर्ट में, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, 2 अदर मेंबर्स भी होगा, जिसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा इस बोर्ड का जो अकाउंट या ऑडिट होगा एजेंसी का, एनडीटीएल का, वो मतलब कि ऑफकोर्स क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, तो कैग के द्वारा ही उसके अकाउंट को मॉनिटर किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। डोपिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो आप क्या करते हो, कोई सब्सटेंस यूज करते हो या कोई भी फिजियोलॉजिकल मटेरियल यूज करते हो जो कि नॉर्मली ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन आप एक्सटर्नली लेते हो सो दैट अपनी एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस कॉम्पिटिशन के ड्यूरिंग इंक्रीज कर सके। इंडिया ने एनडीटीएल को एस्टेब्लिश किया था 2008 में और नाडा को एस्टेब्लिश किया था 2009 में। तो इसके ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। ठीक है, तो आपको इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम। फाइन, तो एनडीटीएल करंटली सस्पेंड किया है बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया था। फाइन, नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं हम अपना। यस, 5th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी क्या है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के वक्त कंट्री ने क्या किया है, दोनों कंट्रीज ने, इंडिया वियतनाम ने 3 एमओयू को साइन किया है। पार्लियामेंट्री कॉपरेशन में पहला, दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, थर्ड है मैराइन साइंस में, क्योंकि आपको पता है आईटी सेक्टर कितना ज्यादा इमर्जिंग है। अब इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस का अभी क्या करंट सिनेरियो हम पढ़ते हैं। देखो इनका हिस्टोरिकल रूट्स है, कॉमन स्ट्रगल है, क्योंकि दोनों ने इस लिबरेशन के लिए कॉमन स्ट्रगल किया फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, और काफी ज्यादा हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस है क्लोज एंड कॉर्डियल है। दोनों कंट्रीज के बाद में जो रिलेशंस थे 2007 में लेवल अप होकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी, और फर्दर लेवल अप हो गए 2016 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी। ठीक है, अब क्या है इंपॉर्टेंस क्या हमारे लिए वियतनाम की, तो सबसे पहले कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो एक्ट करता है। वियतनाम की पार्टनर है एशियान में भी और इंडो पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट में भी, अगर हमें रीजन में अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है। फाइन, इंडो में इसके अलावा वियतनाम सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इंडिया को, सो दैट परमानेंट इंडिया को सीट मिले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी इंडिया के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मार्च 2021 में इंडिया और वियतनाम में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है वो $11.2 बिलियन हुआ है, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो वियतनाम में जाते हैं, और नियर अबाउट हम इंडिया जो है वियतनाम में $4.99 बिलियन एक्सपोर्ट भी करता है। अब इनिशिएटिव हमने क्या लिया सो दैट हम और अच्छा रिलेशन बना सके। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद इंडियन कल्चर सेंटर का एस्टेब्लिश किया था वियतनाम के हनोई में, सो दैट हम क्या कर सके, दोनों कंट्रीज में लिंक बना सके, कल्चरल हम एक दूसरे का मतलब अडॉप्ट कर सके। दूसरा, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के अंडर इंडिया क्या कर रही है, कोई क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स चला रही है वहाँ पे, जो नियर अबाउट $50,000 का है वियतनाम के डिफरेंट स्टेट्स में, सो दैट वहाँ पे कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। इंडिया ने इवन $600 मिलियन का कुछ मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था, सो दैट वो डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सके इंडिया से। फाइन, नेक्स्ट है फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल एपेक्स कमिटी अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हेड।
फाइन। तो ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, एनवायरनमेंट में। अभी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम देखो रिसेंटली शुरू हुआ था 2018-19 में। हम इसका जरा हाईलाइट करते हैं। देखो एक भी देख लेते हूँ, अगर नीचे अगर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में कुछ बता रखा है। यस, सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं क्योंकि बेसिक यही है। लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फोर्स एंड क्लाइमेट चेंज 2019 में। देखो इसका एम क्या था, ये मेनली जैसे दिल्ली में जो अक्टूबर वगैरह के करीब क्या होता है, पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मेन एम था कि जो PM10 दैट इज अ पर्टिकुलर मैटर 10 जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, इसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना था एटलीस्ट 20% 2024 तक। और इसमें हमने बेस ईयर माना था 2017 का, PM10 की भी PM2.5 की भी। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया था 132 सिटीज़ में, जिन्होंने कंफर्म नहीं किया था कि उनके नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है 5 साल तक। ठीक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारी एयर क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड बताता है और बताते हैं कि एयर में क्योंकि डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट होता है, उनको कितनी कंसंट्रेशन है, वो जो भी कितना होना चाहिए एक्चुअल में, कितना लिमिटेड होना चाहिए, जो कि नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, तो अब गाइस आप ये देखो पोल्यूटेंट्स क्या होती हैं, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ी हो तो आपको पता होगा। बाकी हम जरा इसके बारे में पढ़ते हैं कि हाईलाइट्स क्या है जो ये मीटिंग हुई है उसकी। देखो सबसे पहले हमने क्या ऐसी अप्रोच को अडॉप्ट करना है जो एयर पोल्यूशन का डील कर सके। अब कैसे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ अच्छी ऑफकोर्स पॉलिसीज बनानी चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए जो एक्शंस को प्लान करेगी, वहाँ की पर्टिकुलर सिटी की क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ का क्या एनवायरनमेंट है, क्या अदर फैक्टर्स हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि हर अलग अलग सिटी में अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं कि वहाँ पे ये सिटी किस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से ज़्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, विद इन और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट बाउंड्रीज हैं वो गाइडलाइंस बनाएंगी। ठीक है, करंटली क्या है, इस अप्रोच को इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय द दिल्ली एनसीआर एंड द एडजॉइनिंग एरिया जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। फाइन। इसके अलावा क्लीन एयर फॉर AII मिशन, इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हमें क्या करना है, जो पर्टिकुलेट मैटर दैट इज PM2.5 और PM210 इनकी कंसंट्रेशन में 20 to 30% डिक्रीज करना 2024 तक, और फर्दर 2025-26 तक हमें 35% डिक्रीज करना है उन 132 सिटीज में जिसको आइडेंटिफाई किया बाय द नेशनल क्लीन एक्शन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब देखो यार, अब इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या टेन्योर है। ठीक है, देखो 5 साल का एक्शन प्लान है जो 2017 में बेस ईयर माना गया और 2024 तक, क्योंकि 2019 में इसको लिया गया और 2024 तक हमें अपने आउटकम्स डिलीवर करने हैं। टारगेट क्या है ऑलरेडी बता चुके, 20 to 30% रिडक्शन करना है। अप्रोच क्या है, ऑफकोर्स हम काफ़ी लोग डील करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटीज फ्रेमवर्क को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यही बात है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑलरेडी, सो दैट हम अपना प्रिवेंट कर सके, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके और अपनी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को और ज़्यादा हम क्या कर सके, स्ट्रेंथन कर सके, अवेयरनेस फैला सके और कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स ले सके। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटिंग अ नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी। ठीक है, तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी ये कवर होगी हमारी पॉलिटिकल गवर्नेंस में भी, वो भी गवर्नेंस के अंडर कवर होगी अंडर GS2। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली इन्फॉर्म किया कि जो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है इज अंडर कंसिडरेशन। वो क्या कुछ गाइडलाइंस बनाएगी कि किस तरह से हम लिटिगेशन को प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके, रिड्यूस कर सके। अब देखो लिटिगेशन का मतलब क्या है कि आप कोई भी लॉ फाइल कर देते हो, कोई भी केस फाइल कर देते हो। ठीक है, तो फालतू क्या, कभी आप इरेलेवेंट केस भी फाइल कर देते हो जिससे बर्डन बनता रहता है किस पे, जुडिशरी पे। ठीक है, इससे पहले लॉ मिनिस्टर ने क्या किया था, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बनाई थी 2010 में, जिसमें पर्पस ये था कि गवर्नमेंट को फालतू लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जब उनका शेयर नहीं है। ठीक है, पॉलिसी को अभी तक पर इंप्लीमेंट नहीं किया था। देखो सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलिसी का एम ये है कि हमें क्या करना है, टू ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट इनटू एन एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल लीगल। अभी क्या है जरा हम देखते हैं, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है उन पर नियर अबाउट 3.14 केस हैं कोर्ट्स में, और रेंजिंग फ्रॉम, मतलब कि अगर हम ओवरऑल की बात करें चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी तक इतने केस रजिस्टर्ड है 3.14 करोड़ केस। ठीक है, इसके अलावा पॉलिसीज विल सेव, अगर ऐसी पॉलिसी बन जाएगी तो इसमें वैल्यूएबल जो कोर्ट का टाइम है वो बचेगा, और जो केस की जो पेंडेंसीज हैं जो 15 साल अभी पेंडिंग है वो 3 साल तक रिड्यूस हो जाएंगी। इसके अलावा स्टेप्स ऑलरेडी क्या लिए गए हैं टू रिड्यूस द लिटिगेशन, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम आया था, जिसमें एक वेब प्लेटफॉर्म होएगा जिसमें हमारी जो लिटिगेशन है उनको मॉनिटर किया जाएगा ऑनलाइन। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, इसमें कि जो भी मिनिस्ट्री किसके अंडर या डिपार्टमेंट के अंदर जो डिस्प्यूट्स होता है उनको रिजोल्व करने के लिए आया था। कमर्शियल कोर्ट एक्ट आया था 2015 में, जिसको 2018 में अमेंड किया गया था फॉर प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म। इसके अलावा एक आया था AMCT दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ CPSC डिस्प्यूट, मतलब कि जो भी जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं हमारी PSUs हैं, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उनके डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए ये मैकेनिज्म आया था। नेक्स्ट न्यूज़,
पीएम वर्चुअली इनोग्रेट्स ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस इन द वाराणसी। ठीक है, अब देखो ये क्या किया है, ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस। अगेन गाइस जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कंप्लीट कवर होगी। अभी क्या है, अब वेरियस स्टेट्स अगर देखा जाए तो 120 मेयर्स हैं जिसने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, जिसकी थीम थी न्यू अर्बन इंडिया। तो थीम का पता होना चाहिए। देखो अर्बन लोकल बॉडीज के जो हेड्स होते हैं उनको मेयर्स बोलते हैं, और वो म्यूनिसिपल बॉडी के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। जैसे पंचायत के जो होते हैं उनके जो बॉडीज होते हैं, रूरल लोकल बॉडीज होते हैं, उनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, पंचायत से है ना। उसी तरह जो म्यूनिसिपल बॉडीज के जो हेड होते हैं मेयर, और मेयर के इलेक्शन होते भी हैं अगर आपको पता होगा। ठीक है, एट प्रेजेंट जो मेयर को इलेक्ट किया जाता है सिटी काउंसिल्स के द्वारा, जो जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय अस अर्बन वोटर्स के द्वारा, इश्यूज किए हैं ऑफिस ऑफ मेयर के द्वारा। देखो इनका जो टेनर होता है शॉर्ट होता है। अब एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम 2017 का है, जिन्होंने फाउंडेड किया था कि जो मेयर का टेन्योर है वो 5 ईयर्स का होता है, और वो अभी सिर्फ अवेलेबल है इन अ फिफ्थ ऑफ द, मतलब जितनी भी सिटीज हैं उनकी, हमारी इंडिया में जितनी सिटीज हैं उनके 1/5 सिटीज में ही सिर्फ टेन्योर 5 साल का दिया हुआ है। ठीक है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1992 में, जिन्होंने बताया है उन्होंने इलेक्शन ऑफ मोड को कभी प्रिस्क्राइब नहीं किया, ना ही मेयर के टेन्योर का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक इसको नहीं प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की कमी है। मेयर्स एज्यूम अ लार्ज टिटोरियल पोजीशन, मतलब कि इट इज लाइक मतलब कि परमानेंट हेड नहीं है विद द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है म्यूनिसिपल कमिश्नर, जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर ज़्यादा होती है, मतलब मेयर के पास इतनी पावर नहीं होती। इसके अलावा क्योंकि टिटोरियल मतलब कि कहने का हेड है। ठीक है, क्योंकि मेयर के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो रेस्ट्रिक्टेड रहती है, इसकी वजह से एक मेजर रीजन है कि अर्बन गवर्नेंस का इनएफिशिएंट रहती है, ये गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो पाती। मेजर स्टेक है कि हमें क्या करना चाहिए, अर्बन रेजिडेंट्स को डायरेक्ट मैंडेटरी बनाना चाहिए, एड टू द लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मेयर्स ऑफिस। इसके अलावा हमें मेयर्स का टेन्योर को फिक्स करना चाहिए सो दैट वो कंटिन्यू रह सके एज अपोज टू स्टेट अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स हु कैन बी एब्रुप्टली ट्रांसफर्ड। फाइन, नेक्स्ट है छोटी छोटी न्यूज़ अपनी। सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 काफी बार हमने पढ़ा हुआ है। इस बिल में क्या है, हमें रेगुलेट कैसे सरोगेसी को रेगुलेट करेंगे उसको पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। प्रोविजंस किया है इसमें, सरोगेसी को डिफाइन किया जिसमें कमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट कर दिया, मतलब जो जानबूझ के पैसा कमाने के लिए करते थे उनको प्रोहिबिट कर दिया, सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी एलॉय किया है। और इसके अलावा नेशनल और स्टेट सरोगेसी को एस्टेब्लिश किया जाएगा। ओनली इंडियन कपल्स वो ही अपनी कंट्री में सरोगेसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सरोगेसी बिल में जो पहले इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है उसको डिलीट कर दिया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और एज द इनेबिलिटी, मतलब कि पहले क्या था, अगर कोई कपल 5 साल तक कंसीव नहीं कर सकता उसके बाद वो सरोगेसी अडॉप्ट कर सकता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। नोट, इसके अलावा उन्होंने बोला 9 दिसंबर के नेट्स को वो करो। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो, ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इस अवार्ड को दिया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ भूटान नेशनल डे। ये आई होप आपको पता होगा। इसको अवार्ड इसलिए दिया कि उन्होंने इन रिकॉग्निशन ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ सर्विस टू द पीपल एंड द किंगडम ऑफ भूटान। नेक्स्ट है, क्योंकि इंडिया भूटान के रिलेशन काफ़ी अच्छे भी हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इनोवेशन फॉर द नेट जीरो, कि हम नेट जीरो इनोवेशन कैसे ले कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है जिसमें हम सपोर्ट करेंगे इंडियन यूएस स्पेशल एंड SNT बेस्ड एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव, सो दैट हम क्या करें तो नेक्स्ट जनरेशन क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूल्स, जैसे हम सोलर एनर्जी हो गया या बायोडीजल बायो फ्यूल्स की बात करते हैं, एनर्जी स्टोरेज जैसे मेनली बायो हाइड्रोजन की स्टोरेज की बात करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इन सबको हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी शो स्टॉपर्स के उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ पे रुकावट आ रही है उनको देखेंगे, और हम क्लीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे एंड हम एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करेंगे टू क्रिएट न्यू मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर ट्रांजिशन टू द नेट जीरो। इसमें हमें क्या कर रहा है, हमारे जो यूएस इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है इनके गोल्स को अलाइन करेंगे, और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा बाय द बाई नेशनल, मतलब इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद सोशल अल्फा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है एरोस्पोर्ट्स। अभी के पार्लियामेंट्री पैनल ने मतलब कि डिसप्लेजर शो किया, मतलब वो हैप्पी नहीं है ओवर द गवर्नमेंट नो डूइंग इनफ टू एनकरेज एरोस्पोर्ट्स। जैसे आपने देखा है जो भी हवा में जो स्पोर्ट्स होते हैं जैसे रेसिंग हो गया, एरोबेटिक्स, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, तो इस पर फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री पैनल ने एक नाराजगी शो करी है। इन्होंने देखा किया है कि 1 करोड़ तक
एलोकेशन दिया गया था सो दैट हम एरो स्पोर्ट्स में इंडिया को बना सकें, क्योंकि इंडिया का काफ़ी पोटेंशियल है स्पोर्ट्स में, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, सी बीचेस भी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन स्टिल कोई काम नहीं किया गया। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक तरह का हमारा एडवेंचर टूरिज्म और बढ़ेगा, क्योंकि आप देखते हो हमारा यूथ विद उनकी मतलब आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पैराग्लाइडिंग वगैरह किसका इंटरेस्ट नहीं होता है इसमें, ठीक है। और अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। पैराग्लाइडिंग तो अलाउड है, लेकिन देखना रेस्ट्रिक्टेड जगह है, कितना हमारे माउंटेन्स इंडिया में बहुत हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड जगह पैराग्लाइडिंग होती है। नेक्स्ट है पिंक फोर्स। गोवा एक पिंक फोर्स के साथ आई है जिस सो दैट वो क्राइम्स प्रिवेंट कर सके अगेंस्ट वुमेन एंड द चिल्ड्रन। पिंक फोर्स किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, लेकिन वो प्रिवेंशन की तरह एक्ट कर सकती है। इसको हेल्प किया जाएगा बाय लोकल पुलिस स्टेशन, एंड जो पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इन पिंक फोर्स को ट्रेनिंग, एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जाएगी इन काउंसलिंग, और वो राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम करेंगे ऑल ओवर द ईयर, ठीक है। पिंक फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट जो मदर्स, चिल्ड्रन एंड अदर्स हैं वो ओपनली टॉक कर सकते हैं टू दिस फोर्स। फाइन। नेक्स्ट है येलो जर्नलिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है रिलीफ टू द जर्नलिस्ट कन्विक्टेड एंड सेंटेंस फॉर पब्लिशिंग डिफेमेटरी मटेरियल अगेंस्ट अ लॉयर, ठीक है। एक जर्नलिस्ट था जिसने एक लॉयर के अगेंस्ट क्या ऐसा डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया था, तो उनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया है। कोर्ट ने बोला कि ये एक तरह का टिपिकल येलो जर्नलिज्म का पार्ट है। येलो जर्नलिज्म क्या होता है? इट इज़ एन एग्जीग्रेटेड, एक्सप्लॉइटेटिव, सेंसेशनल टाइप ऑफ न्यूज़पेपर। मतलब आप न्यूज़पेपर में ऐसा रिपोर्ट कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है या बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो इस वजह से इसको नहीं, उनको रिलीफ नहीं दिया। येलो जर्नलिज्म इज सीन टू कम ऑफ पिक्चर वेन एवर द कॉम्पिटिशन अराइजेस। लास्ट न्यूज़ है 18 दिसंबर की, दैट इज़ अ रमना काली टेम्पल। जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया है, श्री रमना काली मंदिर को रेनोवेट किया ढाका बांग्लादेश में। ये जो श्राइन है उसको माना जाता है एज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बॉन्ड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड द बांग्लादेश, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टेम्पल कहाँ है, बांग्लादेश में। इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा ड्यूरिंग देयर ऑपरेशनल सर्च ड्राइव, जो कि मार्च 1971 में आया था, ठीक है। और जिसकी वजह से बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन भी हुआ था। ओरिजिनल रमना कालीबाड़ी को बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द मिडीवल ईरा, और वो फेमस था बिटूरेट्स टाल स्ट्रक्चर। 1929 में टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक और एडिशनल बिल्डिंग एक्वायर कर दी थी, जहाँ पे जो कुछ संत थे वो वहाँ पे मतलब कि डिवोटी थे, संत आनंद में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो 18 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।